नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ बात। तो रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी बदायूं की, जहां विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। साथ ही बात होगी बलरामपुर की, जहां पत्रकार वार्ता के दौरान प्रभारी मंत्री राकेश कुमार सचान ने महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष के रवैये को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बदायूं से है, जहां विकास भवन सभागार में प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और जनपद की प्रभारी मंत्री गुलाब देवी की अध्यक्षता में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करने और सभी कार्यों की धरातल पर नियमित जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनपद की रैंकिंग सुधारकर विकास कार्यों में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। बैठक में स्वास्थ्य, बिजली, आवास, पोषण, पेंशन सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की और कई विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए, जबकि जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद की कई योजनाओं में प्रगति संतोषजनक रही है। प्रभारी मंत्री ने गौ आश्रय स्थलों में गर्मी के दृष्टिगत समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला वन अधिकारी निधि चौहान, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वैभव शर्मा, अपर जिलाधिकारी न्यायिक कल्पना जायसवाल सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश की रिपोर्ट। खबर बलरामपुर से, जहां आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान प्रभारी मंत्री राकेश कुमार सचान ने महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष के रवैये को लेकर बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब जब महिलाओं को अधिकार देने की बात आती है, विपक्षी दल एकजुट होकर विरोध करते हैं, जो उनकी महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। मंत्री ने यह भी कहा कि इस बिल के पारित न होने की उम्मीद नहीं थी। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित पार्टी के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। लेकिन कोरोना काल के चलते वो काम रुक गया। 2-3 साल में उसमें डिले हो गई, जनगणना नहीं हो पाई। आज 2026 है, 2026 तक इस कानून को बीच किया गया था, रोका गया था कि 2026 तक कहीं कोई सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी। वो जैसे एक कानून की सीमा हटी, तब पार्टी ने सोचा, क्योंकि जनगणना तो काम शुरू हो गया है, जैसा आप कह रहे हैं। अरे भाई, आप कह रहे हैं वो हो भी रहा है जनगणना, क्योंकि जाति आधार पर जनगणना होनी है। ये भारतीय जनता पार्टी ने हाउस में भी कहा है, देश की जनता के सामने कहा है। लेकिन 21 की जो जनगणना है, आज वो 26 हो गई। अब जनगणना होते, अभी तो मकान का मैपिंग हो रहा है, तो जनगणना होते होते 2 साल लग जाएगा। तो 7-2 साल का ये टाइम लगेगा। तो जो 2029 में सरकार चाहती थी कि जो आने वाला लोकसभा का चुनाव हो, उस चुनाव में हमारी बहनों को आरक्षण मिल जाए, तो फिर ये नहीं मिल पाएगा। ये 32 में जाके मिलेगा। 2011 में जनगणना पे आप इसको देना चाहते हैं। 2027 में हम महिला बहनें मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार बनाएंगे और पूर्ण समर्थन के साथ ये महिला आरक्षण बिल पारित करेंगे आने वाले 2027। जब महिलाएं इतनी ताकत दे देंगी कि आगे जो ये बिल गिरा है, तो 2/3 बहुमत अकेले भारतीय जनता पार्टी का हाउस में समर्थन के साथ आरक्षण दे दीजिए, उनके साथ बेइंसाफी जब पहुंच जाएगा तब ये भी बात होगी। मजा नहीं आएगा, वो बेचारी वही गरीब जुला रह जाएगी। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर गाजियाबाद से, जहां लोनी क्षेत्र के रिश्तल गांव में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले अभ्यर्थियों के सम्मान में भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हजारों ग्रामीणों ने भाग लेकर रॉकी कसाना और कोमल मावी को फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया। रॉकी कसाना ने 542वीं रैंक और कोमल मावी ने 314वीं रैंक प्राप्त कर गांव और क्षेत्र का नाम जमकर रोशन किया। वहीं दोनों अभ्यर्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार और मेहनत को देते हुए समाज सेवा, शिक्षा और महिलाओं, बच्चों के हित में कार्य करने का संकल्प लिया। रॉकी कसाना किसान परिवार से हैं और पूर्व में असिस्टेंट कमांडेंट पद पर कार्यरत थे, जबकि कोमल मावी ने ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से ये उपलब्धि हासिल की। ग्रामीणों ने इस सफलता को युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताते हुए दोनों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और पूरा गांव उत्सव के माहौल में नजर आया। सर, अपना परिचय दे दीजिए। यूपीएससी में कौन सी आपकी रैंक थी और आज समाज ने आपको सम्मानित किया, क्या कुछ है? धन्यवाद। मैं रॉकी कसाना हूँ, मैं रिसल का ही रहने वाला हूँ और समाज ने यहीं पर आकर के मेरे को सम्मान दिया, बहुत प्यार दिया, मैं उनके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरी यूपीएससी परीक्षा में 542 रैंक आया है इस बार 2025 में, और अभी अगस्त में संभवतः मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी
तो यही अभी मैं वर्तमान में असिस्टेंट कमांडेंट हूँ। मैं CRPF में बस्तर में पोस्टेड हूँ, वहाँ पे मैं कार्यरत हूँ। किस तरीके का सफ़र रहा आपका यूपीएससी का, कितनी चुनौती आई और कितने अटैम्प्ट आपने किए, क्या कुछ करें? देखिए, यूपीएससी का जो सफ़र होता है, कुछ लकी लोग होते हैं जिनका बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। जैसे मेरा सफ़र तुलनात्मक दृष्टिकोण से काफ़ी लंबा रहा। मैं पहले DAV स्कूल से मैंने 12th की स्कूलिंग की, उसके बाद फिर मैं IIT कानपुर से BTech किया। फिर मैंने कपल ऑफ ईयर्स कॉर्पोरेट में काम किया। आई यूज्ड टू हेड द प्रोडक्ट फॉर हिंदुस्तान टाइम्स। उसके बाद फिर मैं पिछले 4 वर्ष से असिस्टेंट कमांडेंट हूँ बस्तर में। वहीं पे रह कर के मैंने अपनी तैयारी चालू रखी और फाइनली मेरा अभी सिलेक्शन हो गया है। तो अब मैं इस जॉब को अगस्त तक कंटिन्यू करूँगा और फिर मैं टेक्निकल डेजिग्नेशन दे करके यूपीएससी में IAS, IPS और IFS क्या आपकी पसंद की और क्यों थी? देखिए, अधिकांश लोगों की जो प्रेफरेंस होती है वो सर्विस डाइवर्सिटी को देखती हुई IAS की होती है। मेरी भी वैसे ही थी, दूसरी चॉइस मेरी IPS थी और फिर IRS मैंने दिया है। तो सर्विस एलोकेशन आना अभी बाकी है। सर्विस एलोकेशन ऑफिशियली जो आएगा वो जुलाई या अगस्त में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद क्लियर होगा कि ऑफिशियली क्या अलॉट होता है। जैसा कि आपने बताया आप पहले भी जॉब कर रहे थे असिस्टेंट कमांडेंट, और अब यूपीएससी में जब आप एक अधिकारी बनेंगे तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी देश के प्रति, समाज में? देखिए, जो भी मुझे जिम्मेदारियां दी जाएंगी मैं उनका पूर्ण ईमानदारी से प्रतिबद्ध होकर के पालन करूंगा और पूरी मेहनत से मैं कार्य करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो भी जिम्मेदारी मुझे सौंपी जाए उनके प्रति मैं पूर्ण ईमानदार हूँ। यूथ के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? युवा है, पढ़ाई कर रहे हैं, युवाओं के लिए यही संदेश है कि जीवन में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो अगर पहली बार में सफलता मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप फिर भी असफल होते हैं तो जारी रखिए। असफलता ही सफलताओं की सीढ़ी है और ये संभव है। मुझे लगता है कि मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी होगा। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। मैम अपना परिचय दे दीजिए। यूपीएससी में आपकी कौन सी रैंक थी और आज समाज ने आपका स्वागत किया है, क्या कुछ कहेंगे? जी, मेरा नाम कोमल मावी है। मैं लोनी से हूँ, अफजलपुर गांव से। मैंने यूपीएससी में इस बार 314 रैंक हासिल की है। ये मेरा दूसरा प्रयास था। इससे पहले 2024 में मेरे प्रथम प्रयास में मैंने 661 रैंक हासिल की थी, जिसमें मुझे IRS इनकम टैक्स अलॉट हुआ था। मेरा बैकग्राउंड की अगर बात करें तो मैंने BSc ऑनर्स हंसराज कॉलेज से किया है केमिस्ट्री में। उसके बाद मैंने MSc केमिस्ट्री की है IIT दिल्ली से, और मैंने 6 महीने PhD भी की है IIT दिल्ली से ही, जिसके पश्चात मैंने 2023 में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और 2024 में अपना पहला प्रयास दिया था। आज मैं गांव रिस्तल में हूं, जहां मेरा स्वागत किया गया है, और मैं बहुत आभारी हूं समाज की मुझे बुलाने के लिए और मुझे ऐसा मंच देने के लिए, जहां पे मैं कुछ शब्द ऐसे कह के आगे की युवा पीढ़ी को मोटिवेशन दे सकूं, ताकि वो भी अपने सपनों की तरफ पूरी मेहनत से आगे बढ़ सकें। आपकी तैयारी की बड़ी खासियत क्या थी और प्रीलिम मेंस इंटरव्यू में किस तरीके की रणनीति आपने अपनाई जी मुकाम को पाने के लिए? जी, मैंने अपनी सारी तैयारी घर से रह के ही की है। मैंने कभी भी करोल बाग में कहीं जाके मैंने प्रिपरेशन नहीं की। मैंने घर से ही सारी तैयारी की है। ऑनलाइन मैंने संसाधनों का यूज़ किया है। मैंने फ्री रिसोर्सेज जैसे कि यूट्यूब की हेल्प ली है। मैंने इसके अलावा ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन की थी सारथी IAS से। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को लेके क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम था और मैंने काफ़ी लेट डिसाइड किया था कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है, तो मेरी एक ही हमेशा मेरा कोशिश थी कि मैं लिमिटेड रिसोर्सेज पढूं और जो भी मैं पढ़ रही हूँ उसको मैं बहुत अच्छे से इनग्रेन कर लूँ, ताकि वहाँ से अगर कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वो मेरा मिस नहीं होना चाहिए। तो मैं यही सजेशन आपको भी देना चाहूँगी कि आप रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ना पढ़ के जो भी आप लिमिटेड रिसोर्सेज डिसाइड करते हैं उनको आप बहुत बार पढ़िए और उनको अच्छे से इनग्रेन कीजिए। एक अधिकारी के में आपकी प्राथमिकता क्या हो? जी, जैसे मैं खुद एक महिला हूँ तो मुझे लगता है महिलाओं और बच्चों के लिए मैं आगे जाके काम करना चाहूँगी। जिस भी तरीके से मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, मैं पूरा प्रयास करूँगी। प्रमुख साहब, लोनी के अंदर 2 बच्चों ने यूपीएससी परीक्षा पास की है। आज उनका स्वागत समारोह रखा गया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये हमारे 2 परिवार के बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। बेटा रॉकी कसाना और कोमल मावी। मैं सबसे पहले इन बच्चों को दोनों को बधाई देना चाहता हूँ, और ये हमारे समाज की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में रह के ये पहले IAS और IPS दोनों बच्चे बने हैं। मैं इसके इनके परिवार को और इनको बधाई देना चाहता हूँ, और ये एक प्रेरणा है हमारे समाज के लिए कि
गांव से भी रह के बच्चे गांव से भी पढ़ के और गांव से भी कोचिंग करके आईएएस और आईपीएस बन सकते हैं। क्या कुछ कहेंगे? आप सामाजिक कार्यों में लगातार कार्यरत रहते हैं, जो युवा है जो सरकारी विभागों में तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहूँगा? मैं उनसे ये अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसको फोकस्ड होकर काम करें। एक आपका माइंड जो एक दिशा में काम करे, जिससे कि आप लगातार एक दिशा में काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता आपको मिलेगी। क्या लग रहा है प्रभु साहब, बच्चों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिन कोचिंग सेंटर नहीं मिल पाती या शिक्षा की उचित जो सामग्री है वो प्राप्त हुई, उनके लिए किस तरीके के समाज में? देखिए आजकल ना हमारे सभी गांवों में ज़्यादातर में अपना लाइब्रेरीज बनी हुई हैं। लोकल जगह पे भी आजकल कोचिंग सेंटर चल रही हुई हैं। फिर भी अभी मैंने एक प्रस्ताव रखा है कि हम एक ऐसा कोचिंग सेंटर ऑनलाइन डेवलप कराएं जिससे हम तमाम समाज के बच्चों को पढ़ा सकें। प्रमुख साहब, लौनी में लगातार बच्चे सरकारी विभागों में मतलब नौकरियां पा रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है। तो क्या कुछ कहेंगे जिन बच्चों को शिक्षा से अभी दूरी बनाए हुए हैं, क्या संदेश देते हैं? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है माहौल। हमारे यहाँ का जो माहौल है, आज जैसे 2 बच्चे बने हैं, इनसे हमारा माहौल पॉजिटिव होगा कि बच्चों को प्रेरणा मिलती है। जो चीज़ वो देखते हैं वही वो करना चाहते हैं, जो हमारे अपने बड़ों को देखते हैं। आज जो बच्चे हैं या आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, इन बच्चों को देख के अपना भविष्य तय करेंगी और वो पढ़ाई की तरफ अग्रसर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से, जहां पिलखुवा क्षेत्र में मोदी नगर रोड पर स्थित झुग्गियों में अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें 20 से अधिक झुग्गियां जलकर राख हो गईं और आग तेजी से फैलते हुए लगभग 50 से अधिक झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें पास की एक फैक्ट्री तक पहुंचने से वहां भी नुकसान हुआ, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई। वहीं झुग्गी वासियों में अफरा तफरी मच गई और लोग अपना सामान बेचाने के लिए भागते नजर आए, जबकि घरेलू सामान, कपड़े और राशन जलकर खाक हो गया। वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास किया। मुख्य अग्निमिशन अधिकारी अजय शर्मा ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य की निगरानी की और बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है तथा इसके कारणों की जांच की जाएगी। फिलहाल किसी जनहानि की सूचना नहीं है। अर्जुन नगर कलब्बा में झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी। इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए फायर स्टेशन कलब्बा से सभी गाड़ियां घटनास्थल पर और जनपद हापुड़ से सभी गाड़ियां घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। मैं स्वयं भी तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हुआ और आके देखा कि झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी हुई थी। तुरंत उनको बुझाना आरम्भ किया गया और जल्दी ही आग को झुग्गी झोपड़ियों की आग को कंट्रोल कर लिया गया। विंड डायरेक्शन अधिक होने के कारण बगल में 2 स्टोरेज इंडस्ट्री थी, आग उनकी तरफ फैल गई और झुग्गी झोपड़ियों को लगभग 40 झुग्गी झोपड़ियों को सुरक्षित बचा लिया गया है और इस समय जो स्टोरेज इंडस्ट्री है उनकी आग को बुझाया जा रहा है। 8 गाड़ियां फायर सर्विस की मौके पर मौजूद हैं और आग बुझा रही हैं। अभी तक कोई घायल या जलाने की कोई दूसरे जिले से भी गाजियाबाद के लिए आज बुलाई जा रही है। 2 गाड़ियाँ गाजियाबाद से ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं काफ़ी देर से और जो आग बुझा रही हैं। आग कैसे लगी? क्या आग का अभी कोई स्पष्ट कारण नहीं है, जांच का विषय है, इसको बाद में जांच करके बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए का इसमें माल रखा हुआ था जो ये ट्रांसपोर्ट टैंक में, और अभी ट्रांसपोर्ट की आग को बुझाया जा रहा है, इसका आगे बाद में किया जाएगा। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर जलेसर से, जहां नगर में गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत किसान गौ रक्षक सेवा दल के राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी भूपेंद्र सिंह और भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य नीलम प्रजापति के नेतृत्व में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ श्रीजी पब्लिक स्कूल से हुआ और ये नगर के प्रमुख बाजारों से होते हुए तहसील मुख्यालय तक पहुंची। तहसील पर उप जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने और गौवंश संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग भी की गई। इस अवसर पर संजीव कुमार नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि सुधांशु भारद्वाज, राजू सिंह, आकाश गुप्ता, मीनाक्षी गुप्ता मंडल, उपाध्यक्ष नीलम प्रजापति, वरिष्ठ भाजपा नेत्री सहित गौ भक्त बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने एकजुट होकर गौ संरक्षण के समर्थन में जोरदार नारे लगाए। ज्ञापन सौंपने के बाद कार्यक्रम का समापन तहसील परिसर में भी किया गया। जलेसर से सी न्यूज़ संवाददाता लखन की रिपोर्ट। खबर झांसी से, जहां कानपुर नेशनल हाईवे 27 पर मोट कोतवाली क्षेत्र के जौरा ओवरब्रिज के पास तेज रफ्तार और लापरवाही के चलते एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें आपे अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकराने के बाद पलट गया और चालक जंग बहादुर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विनोद और घनश्याम
गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों उन्नाव जनपद के गढ़कोला गांव के निवासी बताए जा रहे हैं और महाराष्ट्र की ओर जा रहे थे। घायलों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोठ ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत में झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे अवैध मिट्टी बालू के भंडारण को हादसे का कारण बताया, जिससे रेलिंग दिखाई नहीं दी और चालक नियंत्रण खो बैठा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। क्या नाम है और कैसे एक्सीडेंट हुआ है? घनश्याम नाम है सर। हम लोग उन्नाव से मुंबई के लिए निकले थे और सुबह के 4:30 बज रहे थे। रास्ते में मुझे समझ में ही नहीं आया कैसे क्या हुआ और डिवाइडर में जाके गाड़ी टकराई और गाड़ी पलट गई। क्या हुआ इसमें? कौन किसकी मौत हुई है? कौन? इसमें जंग बहादुर नाम की मौत हो गई है और उसमें से मैं और विनोद भाई दोनों घायल हो गए हैं। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां जौनपुर मार्ग पर स्थित औद्योगिक क्षेत्र सतहरिया में एक तेज रफ्तार ट्रक ने टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो के परखच्चे उड़ गए और हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों के मुंगरा बादशाहपुर थाने में तैनात होमगार्ड प्रमोद मिश्रा भी शामिल हैं। घायलों को तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज अभी जारी है। वहीं घटना के बाद कुछ समय के लिए मार्ग पर अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां फाफामऊ थाना क्षेत्र स्थित जय गुरुदेव आश्रम बाईपास पर सुबह करीब 10 बजे भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार अशोक कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके साथ ही कमल गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार दोनों लोग बाइक से प्रयागराज के यश हॉस्पिटल में भर्ती अपने भांजे को देखने जा रहे थे। तभी जय गुरुदेव आश्रम के पास बाइक असंतुलित हो गई और पीछे से आ रही तेज रफ्तार बस की चपेट में आ गई, जिससे अशोक कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। घायल कमल को स्थानीय लोगों की मदद से विनीता हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। क्या नाम है भैया आपका? कमल। अच्छा, क्या घटना हुई है? घटना पे जा रहे थे इलाहाबाद यश हॉस्पिटल जी, खाना लेके जा रहे थे। भोजन लोग भर्ती थे, उनके लिए जा रहे थे। रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है। ये फाफामऊ तिराहे के पास। फाफामऊ के पास। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ भैया? हम साइड से, मतलब एक लोग हमारे आगे से आगे बाइक से गुजरे, हमारी बाइक उनकी में टच हुई और पीछे गाड़ी बैलेंस गड़बड़ हुआ। उसके बाद पीछे लगे गिरे, हम भी गिरे थोड़ा, लेकिन उनके ऊपर बाइक बस चक्का चढ़ गए। जी जी। वो आपके कौन लगते थे जो खत्म हुए हैं? हमारे दादा के लड़के थे। अच्छा अच्छा, उम्र क्या थी उनकी? 45। अच्छा, क्या नाम था आपका? उनका क्या नाम है? अशोक। अच्छा, आपको भी कहीं चोट आई थी? जी जी। आप तो ठीक है ना? आपका क्या नाम है? कमल। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां जिले के बर्डपुर ब्लॉक परिसर में राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश के बैनर तले ग्राम प्रधानों की बैठक ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप चौधरी की अगुवाई में आयोजित की गई, जिसमें कार्यकाल बढ़ाने, प्रशासक व्यवस्था न लागू करने और लंबित भुगतानों सहित विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा भी की गई। बैठक में संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन खंड विकास अधिकारी को सौंपते हुए ग्राम प्रधानों के हित में कार्यकाल विस्तार और बकाया भुगतान जल्द जारी करने की मांग की। प्रदेश उपाध्यक्ष ताकीब रिजवी ने कहा कि प्रधानों ने विकास कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाया है, इसलिए सरकार को उनके कार्यकाल बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। वहीं जिला अध्यक्ष डॉक्टर पवन मिश्रा ने मनरेगा सहित लंबे अरबों रुपयों के भुगतान पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे गांवों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और मजदूरों को समय पर मजदूरी नहीं मिल पा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगा। इस दौरान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि संतोष चौधरी, विजय चौरसिया, प्रधान प्रतिनिधि राजेश चौधरी, दिलीप पांडे एवं अन्य ग्राम प्रधान मौजूद रहे। हो रही है, क्या है पूरा मामला और कब तक चलेगा? ये राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन जनपद इकाई सिद्धार्थनगर का मैं जिलाध्यक्ष डॉक्टर पवन मिश्रा हूँ। लगभग सभी 14 विकास खंडों का बैठक का तिथि निश्चित है। आज मैंने उसका बाजार, आज मैंने नौगढ़ और बर्डपुर में बैठकें ली है। कार्यकाल पूर्ण होने की स्थिति में सर्वविदित है कि 26 मई को हमारा कार्यकाल पूरा हो रहा है। इन दिनों अधिकारियों द्वारा काफी शोषण किया जा रहा है। ग्राम पंचायत निधि का भुगतान न कराया जाना, मनरेगा का विगत 3 वर्षों से काफी भुगतान पेंडिंग है।
इन सभी विभिन्न मुद्दों पर आज विस्तृत चर्चा हुई बर्डपुर ब्लॉक में। आज सभी प्रधान साथियों ने एक प्रस्ताव पारित करके माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम हम लोगों ने दिया है, क्योंकि हम सभी लोगों ने ग्राम प्रधान साथियों ने केंद्र और प्रदेश की सरकार बनवाई है। हम लोग भाजपा के सहयोगी हैं, हमने सरकार बनाई है, तो आज एक अवसर है। हमको ऐसा लगता है कि सरकार चुनाव समय से नहीं करा पाएगी। ऐसी स्थिति में हम सब ने प्रस्ताव करके ये मांग किया है कि ग्राम प्रधान का कार्यकाल बढ़ाया जाए या ग्राम प्रधान को ही प्रशासक बनाया जाए। इन मांगों को लेकर आज एक विस्तृत बैठक में एक सकारात्मक मांग पत्र हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जहां थाना पुवैया क्षेत्र में बीरमपुर रोड के पास उस समय सनसनी फैल गई जब खेत में खड़ी कार से एक युवक का शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान नई बस्ती दलेलगंज निवासी कुलदीप राठौर के रूप में हुई है। सुबह करीब 6:30 बजे सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो कार के अंदर युवक का शव लहूलुहान हालत में मिला और जांच के दौरान वहां से एक अवैध तमंचा भी बरामद हुआ। प्रारंभिक जानकारी के युवक को गोली लगने से मौत होने की बात सामने आई है, जिसके बाद पुलिस ये जांच कर रही है कि मामला हत्या का है या आत्महत्या का है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं मामले से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है और पुलिस जल्द खुलासे का दावा कर रही है। आज दिनांक 27/4/2026 सुबह करीब 6:30 बजे जनपद शाहजहांपुर थाना पुवाया क्षेत्र से सूचना मिली कि बड़ा गांव में बीरमपुर रोड के पास एक खेत में स्विफ्ट डिजायर में एक शव मिला है। शव की पहचान कुलदीप पुत्र चंद्रपाल निवासी नई बस्ती दलेलगंज शाहजहांपुर के रूप में हुई है। गाड़ी में एक अवैध तमंचा भी मिला है। मृत्यु किस कारण से हुई है और किस इसमें हुई है, इसका जो है जांच चल रही है। फील्ड यूनिट मौका पर है, तहरीर लेकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लगी हुई है क्या? क्या निकल के आ रही है? जो तमंचा मिला है उसी से गोली चली हुई है। बाकी जो जैसे मैंने बताया जांच से आगे के कारण पता चलेंगे। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।